Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is November 26, 2020, Thursday. Inspiration of the day is, it is during our darkest moments that we must focus on the light. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. LVB to operate as DBS India from Friday. Finally, the merger of LVB with DBS Bank India has now been completed and the amalgamation will come into force on November 27, that is on Friday. So from Friday, all the branches of LVB Group will function as a branch of DBIL, including all the depositors and customers. Apart from all these actions, government on Wednesday has also directed the RBI to take action against those who were responsible for the financial trouble caused to this private lender LVB and asked the RBI to improve the oversight of entities under its regulation. तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं आरबीआई को कि सारे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स थे जो कि एलवीबी ग्रुप की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके एक्शंस और डिसीजंस की वजह से एलवीबी ग्रुप और उसके डिपॉजिटर्स और कस्टमर्स को ये फाइनेंशियल ट्रबल फेस करना पड़ा, उन सब के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं और आरबीआई पूरी कोशिश करे कि लक्ष्मी विलास बैंक की financial conditions under DBS Bank of India improve and they both functions as a sound entity. और जो मोराटोरियम पीरियड दिया गया था LVB ग्रुप को, वो भी नवंबर 27 को लिफ्ट कर दिया जाएगा. इसके लिए DBS Bank of India is making all the arrangement to ensure the proper services to the customer of LVB. So here the question arises, हमने पढ़ा है बोरोवर्स को तो मोराटोरियम पीरियड मिलता है, बट किसी बैंक को अगर मोराटोरियम पीरियड मिल रहा है तो उसकी मीनिंग क्या होती है. तो अगर हम बहुत सिंपल टर्म में समझें कि ये बैंक एलवीबी को जो मोराटोरियम पीरियड दिया गया था जो कि नवंबर 27 को ख़त्म हो रहा है, इसकी मीनिंग क्या है. बेसिकली जब कोई फाइनेंशियल एंटिटी डिस्ट्रेस की सिचुएशन में आती है, स्पेशली बैंक्स जब वो अपने डिपॉजिटर्स को उनका डेबिट रिक्वेस्ट ऑनर नहीं कर पाते हैं, या हम ये कहें कि जब डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकालने जाते हैं बैंक में तो बैंक के पास इतना कैश नहीं होता, इतनी लिक्विडिटी नहीं होती बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन कि वो अपने डिपॉजिटर्स को उनका ही मनी वापस कर पाएँ. तो उस केस में जनरली आरबीआई बैंक को लिक्विडेशन या और वर्स्ट कंडीशन में जाने से रोकने के लिए कि सडन पैनिक ना हो जाए डिपॉजिटर्स में, दे ऑल रश्ड अप टू द ब्रांचेस एंड स्टार्ट टेकिंग देयर मनी बैक. तो इसलिए बैंक को एक मोराटोरियम पीरियड दिया था कि इस पर्टिकुलर पीरियड तक कोई भी डिपॉजिटर बैंक का एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है, जिससे कि आरबीआई और बैंक जो कि डिस्ट्रेस बैंक है दोनों को टाइम मिल जाए कि वो सफिशिएंट लिक्विडिटी अरेंज कर पाएँ और डिपॉजिटर्स के मनी को रिटर्न कर पाएँ, या डिपॉजिटर्स में इस तरह का सेंटिमेंट्स डेवलप कर पाएँ कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो गई है, स्टेबल हो गई है, देयर मनी विद द बैंक इज सेफ. तो हम सभी को पता है एलवीबी की बिगड़ती हुई फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीजिंग बैड लोन्स की वजह से सितंबर 2019 में आरबीआई ने एलवीबी को अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस रेजिम में ले लिया था और उसके प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस को हम पीसीए रेजिम भी बोलते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं सुन भी सकते हैं. पीसीए रेजिम में ले लिया था सितंबर 2019 में. अंडर दैट रेजिम आरबीआई ऑलवेज ट्राई टू सेव द बैंक फ्रॉम गेटिंग कोलैप्स बाय डिफरेंट मेजर्स. उसमें एलवीबी को मोराटोरियम पीरियड दिया गया था कि पर्टिकुलर पीरियड तक जब तक कि एलवीबी के लिए कोई एक्शंस या कोई पॉलिसी फॉर्म नहीं करी जा सकती है, कोई रिवाइवल प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो जाता, तब तक कि उसके कस्टमर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. अब चूँकि एलवीबी ग्रुप डीबीएस बैंक में मर्ज हो रहा है तो उसको जो भी मोराटोरियम पीरियड मिला था वो नवंबर 27 से लिफ्ट कर लिया जाएगा. नाउ इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DBIL group to make all arrangement to ensure the proper usual services to the customer of LVB as well as DBS Bank. तो स्टूडेंट यहाँ पर याद रखेंगे LVB DBS से मर्ज हो गया है and the entity which is formed is DBIL.
And this is the current profile of LVB Group as of September 30, 2020. So the approximate staff strength is 4,349. NPAs are approximately 7% and gross NPAs approximately 24.45%. और इसी के बाद ही RBI ने PCA regime में LVB Group को लिया था. LVB Group operates with approximately 563 branches and 974 ATMs. So now all these assets, deposits, NPAs, staffs, branches, ATM belongs to DBS Bank और DBIL Bank. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. NRI investment through FPI routes may be eased. The Finance Ministry and the market regulator SEBI are now actually assessing whether the curbs on investment by NRIs through FPI route can be removed or not. What will be the implications, how it can be removed, what will be the benefits on Indian financial market. So currently both the authorities are pondering over this particular option of removing the curb on investment by NRIs through FPI. अभी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री रिमूव करने की कोशिश कर रही है. अभी की अगर हम बात करें करंट स्टेटस की, तो NRIs who are not the tax residents in India can invest in India focused offshore funds via FPI routes, and the maximum cap for NRI investment through this route is 24% to 49% of the total paid up capital, and that too depend on different sector. अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस न्यूज़ को समझना चाहते हैं. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये NRI. तो NRI क्या होते हैं? बेसिकली एन NRI इज एन इंडियन सिटीजन who resides in India for less than 182 days during the course of preceding financial year, or who has gone out of India or who stays out of India for the purpose of employment. तो basically we call those individuals as NRIs. और इंडिया में NRIs के राइट्स को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, स्पेशली इनटू द इन्वेस्टमेंट्स. NRI उतने फ्रीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इंडिया में जितना इंडिया के सिटीजन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब जो करंट बजट गवर्नमेंट ला रही है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं. उसमें एक ये चेंज प्रपोज किया जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं NRIs पर, क्या उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जा सकता है? अगर किया जाएगा तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे. तो अभी के लिए अगर शॉर्ट में हम समझें कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो बेसिकली 24% से 49% तक का ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट NRI कर सकते हैं, वो भी ऑफ शोर फंड्स के थ्रू अंडर FPI रूट्स. अगर इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाता है, सो दिस विल ओपन अप द लोकल मार्केट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ NRI डोमिनेटेड फंड्स. और NRI जो फंड्स है उसको एक्चुअली 100% इन्वेस्टमेंट करने की फ्रीडम मिल जाएगी इनटू इंडियन लोकल मार्केट और इंडियन लोकल फाइनेंशियल मार्केट. अगर हम की पॉइंट्स देखें तो करेंटली NRI कैन इन्वेस्ट थ्रू 2 रूट्स ओनली, PIS एंड FPI. PIS stands for Portfolio Investment Schemes and FPI stands for Foreign Portfolio Investments. And currently NRI invest in Indian stock markets through these portfolio investment schemes, which are generally regulated or governed by RBI. And this particular portfolio investment schemes comes with several restrictions, and NRIs are not often keen to using these routes. That's why they just prefer FPI route. तो अगर हम सेबी के डेटा की बात करें, एज पर सेबी डेटा, assets under custody of investors using NRI routes are only around 3,000 crore under PIS schemes. तो PIS schemes में बहुत सारे regulations होते हैं, restrictions होते हैं, क्योंकि RBI governed होती है. that is why NRIs generally prefer नहीं करते इस route को, they prefer the FPI routes. और इसी route में FPI routes में जो limit है उसको वो अप्रॉक्सीमेटली 40% तक की है, तो उसको रिमूव करने का डिस्कशन चल रहा है इस बजट में. उससे क्या होगा? बेसिकली द बजट हैड प्रपोज्ड सेवरल मेजर्स टू बूस्ट ओवरसीज फंड्स फ्लो, और उनमें से ये एक मेजर है.
और कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ गुड मूव बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और द फाइनेंस मिनिस्ट्री सो दैट वी कैन एक्चुअली टैप द NRI फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकॉनमी. अभी NRI फंड्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वी कैन नॉट यूज देम, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस लिमिट और दिस threshold point, the foreign investors, especially NRIs, will attract towards the investment opportunities available in India. So number of experts have different opinions, but few are quite positive. As few are saying that foreign investors have rightly been recognized as a key source of capital for Indian economy, and this particular removal of restrictions may provide hassle-free investment experience to the NRIs. तो अगर इन दोनों, जैसा कि सेंटर प्रपोज कर रहा है कि इन दोनों रूट्स को मर्ज कर दिया जाए, तो अगर ये मर्ज हो जाता है तो एनआरआईज को भी आसान हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, और इंडियन इकोनॉमी में भी जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर लिक्विडिटी या फंड की शॉर्टेज है या फंड सफिशिएंसी नहीं है, उनको भी फंड रेज करना आसान हो जाएगा. एंड दिस मर्जर में अलाउ एनआरआईज टू इन्वेस्ट अप टू मैक्सिमम एफपीआई लिमिट विच मे बी इन मेनी सेक्टर up to 100%. So this is one of the good move. Many experts are welcoming it. Let's see in future whether this will happen or not. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 5. GDP may fall most among 24 major economies. So the National Statistical Office will release the official estimates of India's quarter 2 GDP numbers on Friday. But the data is indicating that India could well be the slowest growing economy among the list of 24 countries in the July to September quarter. बहुत सारी एजेंसीज ने डेटा रिलीज किया और उस डेटा के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो 24 मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया कैन बी वन ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज पर द करंट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया. सो क्वार्टर 2 में जैसे ही हमारे जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई है उसको देखते हुए और क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए number of agencies are predicting that India could be one of the slowest growing economy among the other developing economies. And this is the growth estimates or GDP growth estimates of different economies. And in case of India, we can see it is one of the highest contraction in comparison to the other economies. If we leave the China, every other economy is facing the contraction, including UK, Spain, Mexico, Singapore, Japan, Hungary, Italy, Canada, France, Sweden, Germany. It is only China that is actually registering the positive growth into the upcoming quarter as well as the previous quarter, and the data has been compiled from the different sources, just like OECD, SBI, IMF, official national accounts of the various countries. So India is one of the worst performing economies into the first quarter of financial year as well as into the upcoming quarters of this financial year. And these are the quarter 2 GDP growth estimates by different agencies that we can see. तो इंडिया के बारे में जो प्रोडिक्शन है क्वार्टर 2 की ग्रोथ को लेकर के वो different एजेंसीज का कॉन्ट्रैक्शन का ही है. लेट्स सी जो एक्चुअल डेटा आता है जो फ्राइडे को रिलीज होने वाला है उसमें क्या एस्टिमेट्स आते हैं. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5. गवर्नमेंट टू इन्फ्यूज ₹2,000 crore इन NIIF डेब्ट फंड दिस ईयर. तो वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें एक ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया. एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड द गवर्नमेंट विल इन्फ्यूज अप्रॉक्सीमेटली 2,000 crore एज इक्विटी इन द डेट प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर दिस current fiscal year, that is financial year 21. And this is one of the part of the stimulus package of 6,000 crore announced by finance minister earlier this month. तो जो 6,000 करोड़ का इन्फ्यूजन अनाउंस किया गया था, हम कह सकते हैं स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया था इस पर्टिकुलर मंथ में बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका ये पहला ट्रांच आप कह सकते हैं कि उसका ये पहला इंस्टॉलमेंट है या फर्स्ट फेज है. However, number of resources
All the individuals are saying that government is actually facing the revenue shortage. The amount approved by cabinet on this Wednesday may be infused within a year if there is a capacity to utilize it. It means जो 6,000 करोड़ का इन्फ्यूजन की बात हुई है, ये ऐसा नहीं कि एक बार में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ही दे दिया जाएगा, बट 2,000 करोड़ है वो पूरे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में स्प्रेड आउट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी रिवेन्यू शॉर्टेज है या रिसोर्सेज क्रंच हैं, एंड द रिमेनिंग फंड विल बी रिलीज इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2,000 करोड़ है ये इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल यानी मार्च तक इसका डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा. जो रिमेनिंग 4,000 करोड़ हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए सेव किए गए हैं, जब गवर्नमेंट के पास सफिशेंट अमाउंट का रेवेन्यू हो और इकोनॉमी को भी उस फंड की ज़रूरत हो. हालांकि एक्सपर्ट्स ने इस पर्टिकुलर मूव को वेलकम किया है, एंड नंबर ऑफ veterans are saying that the total infusion of 6,000 crore along with the other funds will help the platform to raise approximately 60 to 70 lakhs of the debt by financial year 25. तो जो 1.1 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं आगे आने वाले 5 सालों तक, उनको फिनेंस करने में इस पर्टिकुलर फंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा, और इस पर्टिकुलर फंड की वजह से जो कॉस्टलियर बैंक फाइनेंस है उसको रिप्लेस किया जा सकेगा. इट मीन्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो बैंक से लोन लेने की बजाय इस पर्टिकुलर NIIF फंड का यूज़ करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए ईजी है और लेस कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू द बैंक फाइनेंस. तो अब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का नाम आया, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज लिख के बताएंगे कि व्हाट इज दिस NIIF एंड व्हाट इज द मैंडेट ऑफ दिस NIIF. बेसिकली शॉर्ट न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किया है कि वो 6,000 करोड़ NIIF में डालेगी, जिसमें से 2,000 करोड़ इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यूज़ किया जा सकेगा. रिमेनिंग 4,000 करोड़ विल बी यूज्ड इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस समय कोविड-19 की वजह से, इवन प्री कोविड-19 से पहले हम कह सकते हैं प्री कोविड-19 एरा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल्स वर फेसिंग द लिक्विडिटी क्रंच. तो उसकी जो लिक्विडिटी क्रंच चला रहा है काफ़ी टाइम से, उस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि पाइपलाइन में हैं या जो कि डीलेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फंड और सफिशियंसी ऑफ द फंड, वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगे. एंड वी ऑल नो द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी. इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट, इट हेल्प इन टू द movements of good, and even it help into the development of other industrial sectors as well. Even number of experts are saying that this would also help the platform to raise the equity of approximately 7,000 crore from the domestic and global pension, insurance and sovereign wealth funds. तो इस पर्टिकुलर स्टिमुलस के बाद जो हमारे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको और फंड की ज़रूरत भी पड़ती है तो उनके लिए आसान होगा नेशनल और ग्लोबल पेंशन, इंश्योरेंस और सोवरेन वेल्थ फंड को एक्सप्लोर करना. And these are the few other important decisions that has been taken by cabinet on Wednesday in order to improve the infrastructure development. Just like MOU between BRICS nations on sports and physical culture has already been signed. MOU stands for Memorandum of Understanding. And MOU between the Institute of Chartered Accountant of India, Netherlands, has also been signed or approved. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6. Exiting voluntary liquidation, IBBI plans change to check fraud. The Insolvency and Bankruptcy Board of India has proposed a statutory mechanism that will allow a company to withdraw from the process of voluntary liquidation at any point after its initiation. So इस समय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया काफ़ी सारे चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और जो अब एक मेजर चेंज प्रपोज किया है IBBI ने, दैट इज विड्रॉल फ्रॉम द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस इफ कंपनी वांट. So unlike the corporate insolvency resolution and liquidation process of a stressed company, voluntary liquidations are not supervised by the committee of the creditor or stakeholder consultancy committee. अब बहुत सिंपल टर्म में समझेंगे कि क्या बेसिक ये प्रपोजल है और इससे क्या कैसे फ्रॉड रुकेगा या कैसे कई सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे.
बेसिकली होता क्या है, अगर हम लिक्विडेशन की बात करें तो कई तरह के लिक्विडेशन होते हैं, मेजॉरली 3 तरह के होते हैं। कोर्ट सुपरवाइज्ड होता है, वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है। वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब अगर कोई कंपनी खुद से वॉलंटियर करती है, दैट द कंपनी इज नॉट एबल टू ऑनर द liabilities or fulfill the liabilities of the company, and company do not have the sufficient resources or the finance for further business process or business transaction. In that case, company can voluntarily go for liquidation process. और अगर कंपनी कभी भी बीच में चाहती थी तो उस वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को रोक सकती थी। बट अब आईबीबीआई ने एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रपोज किया है, और अगर अब कोई कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को रोकना चाहती है, उससे विड्रॉ करना चाहती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर इट्स इनिशिएशन, दैट कंपनी हैज़ टू फॉलो दैट स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। होता क्या था अभी तक इस तरह का कोई स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म नहीं था। दो देयर वर द कंसर्न, देयर मे बी मेनी पीपल और सम पीपल abusing this process or this right of the company and closing the liquidation process on their own without even informing to the adjudicating authority. But after this proposed amendments, an orderly framework of withdrawal will be provided by the insertion of new regulations or new provisions, and that provision will ensure that proper checks and balances are there, and the process of voluntary process of liquidation cannot be misused. If any individual within the company, whether it is a creditors or the promoter, wants to withdraw the company from this liquidation process, they have to follow the proper statutory mechanism. The rule proposed that corporate person be allowed to seek approval of the adjudicating authority for withdrawal from the voluntary liquidation. तो अब अगर कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेट पर्सन अपनी कंपनी को वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस से विड्रॉ करना चाहता है, तो दैट इंडिविजुअल हैज़ टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द adjudicating authority and inform the adjudicating authority that its company or his or her company wants to withdraw from this voluntary liquidation process. So unlike the corporate insolvency resolution and liquidation process of stressed company, voluntary liquidations are not actually supervised by committee of creditors or stakeholders consultation committee, जिसकी वजह से ये सारे issues generate होते थे कि कई बार कंपनी ने voluntary liquidation process declare कर दी, later और उसे withdrawal कर दिया. So that create actually the opaque environment. तो इस particular deficiency को remove करने के लिए Insolvency and Bankruptcy Board of India ने proper statutory mechanism propose किया है, and most likely that this statutory provision will get the approval, जिसके बाद कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन अपनी मर्जी से कंपनी की वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज फॉर वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। बहुत तरह के लिक्विडेशन होते हैं, एक होता है इंसॉल्वेंसी, होता है मेंबर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन, क्रेडिटर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन, कंपल्सरी लिक्विडेशन, दैट इज एक्चुअली कोर्ट इनिशिएटेड लिक्विडेशन। तो ये जो प्रपोजल है दैट इज फॉर वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जहाँ पर कॉर्पोरेट पर्सन या कंपनी खुद कहते हैं दैट company wants to go for liquidation process in order to fulfill all its liabilities and obligations. अब देख लेते हैं some other news clips. Markets tumble on profit booking. The benchmark indices plunged on Wednesday after hitting the fresh records high in the morning session amid the profit booking and concern about valuation. And the Sensex fell approximately 695 points, that is 1.6%, and Nifty 50 fell 196 point, that is approximately 1.9%. तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि because of the vaccination hope, the Nifty and the Sensex both have registered the positive growth mark on Wednesday. But on Thursday, both the benchmark indices have shown the negative trend or plunges. An analyst said that investors choose to take money off the table, citing the overbought markets and cautious approach ahead of the derivative expiry. So Wednesday को मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया amid number of concerns. अगर लूजर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक and Sun Pharma was the major 3 losers in case of Nifty 50, and in case of Sensex, Kotak Mahindra, Axis and Sun Pharma were also the top 3 losers.
आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. HDFC Bank market cap surge past rupees 8 trillion mark. So the market capitalization of HDFC Bank went past rupees 8 trillion in early trade on Wednesday, and that make it the first domestic lender to achieve this fiat. And because of this, the market valuation of HDFC rose to approximately 8 trillion mark before ending below the mark at rupees 7.72 trillion. तो अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो HDFC नंबर 3 पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन and has now become the first lender to achieve this milestone into Indian financial market. और HDFC से पहले कौन सी दो कंपनीज हैं? दैट इज रिलायंस एंड सेकेंड पोजीशन पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. सो RIL का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन? अप्रॉक्सीमेटली 13.34 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन RIL का है, फॉलोड बाय टाटा कंसल्टेंसी जिसका अप्रॉक्सीमेटली 10.19 ट्रिलियन का है, एंड देन नाउ HDFC विद 8 ट्रिलियन मार्क्स. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Unacademy crosses $2 billion valuation. So finally Unacademy crosses $2 billion valuation. So the first time Unacademy has crossed the valuation of $2 billion after going for the fundraising process by Tiger Global Management and US-based investment group. However, the amount of fundraising has not been disclosed by Unacademy, but the number of experts are saying that it has crossed the mark of $2 billion, has now become the second most valued company, education technology company after Byju's. And the latest fundraise follows a round in September where it raised approximately $150 million led by the SoftBank Vision Fund 2. And at that time, Unacademy valuation had dropped to $1.45 billion in 6 months and become the second most valued ED tech startup after Byju's. Byju's का valuation कितना है? That is approximately $10.5 billion का. तो अगर हम ग्रोथ पाथ देखें, वैल्यूएशन का ग्रोथ पाथ देखें अनअकैडमी का, तो हम देख सकते हैं February 20 में it was 0.5, September में 1.4, and in the month of November it has crossed the mark of $2 billion. And this particular startup was founded in the year 2015. तो 2015 में इस पर्टिकुलर स्टार्टअप को फाउंड किया गया था बाय गौरव मुंजल, रोमन सैनी एंड हिमेश सिंह. इन तीनों ने मिलकर के इस पर्टिकुलर स्टार्टअप को इनिशिएट किया था. हालांकि 2010 में ये यूट्यूब पर पहले से ही चल रहा था, बट एक्चुअली स्टार्टअप में कन्वर्ट हुआ 2015 में, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट span of time it has converted itself into $2 billion valuation. So that's all for today, student. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. The link for the same is given on the description box. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.